यह कहानी लक्ष्मणपुर नामक राज्य की है, जहाँ पर एक न्यायप्रिय महाराज देवसिंह अपनी पत्नी के साथ राज्य करते हैं। महाराज के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास बस एक संतान की कमी होती है, जिस कारण वह बहुत परेशान रहते हैं। महारानी, तुम इतनी परेशान मत रहा करो। भगवान ने चाहा तो हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। तुम देख लेना। और हमने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया है, तो भगवान भी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुम देख लेना महारानी। आप कह तो सही, लेकिन मगर मुझे लगता है कि मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाऊंगी महाराज। तो आप दूसरा विवाह कर लें, ताकि आपको एक संतान की प्राप्ति हो सके और साथ में भी उसकी माँ कहलाऊं। महारानी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और किसी से भी विवाह नहीं करूँगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। तो आप ही कहें कि क्या कोई और रास्ता है? महारानी, आप चिंता न करें। मुझे अभी याद आया कि वैसे कल हमारे यहाँ पर एक महान ऋषि आने वाले हैं। मैंने सुना है कि वह जिस किसी पर अपनी दया दिखाते हैं, उस सभी लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। शायद वह हमारे भी दुखों का अंत कर दे। वहीं अब हमें दूसरी तरफ राज्य के मंत्री को दिखाया जाता है। राज्य मंत्री अपनी छोटी बहन चंद्रिका से बात कर रहा होता है। लगता है हमारी चाल कामयाब रही। महारानी को भी संतान नहीं है। उनके विवाह को काफी समय हो चुका है। मैंने लोगों के बीच भी बात फैला दी है, ताकि लोगों के दबाव में राजा दूसरे विवाह के बारे में सोचें। हाँ बड़े भाई, भूतनाथ बाबा ने जो औषधि दी थी वह काम कर चुकी है। मैंने बड़ी चतुराई से महारानी के खाने में डाल दी थी, जिसके कारण अब महारानी निसंतान है और मैं अब महाराज से विवाह कर सकती हूँ। हाँ, और मैं कल ही राज दरबार में महाराज को तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दूंगा, ताकि वह मेरी बहन से विवाह करे और तुम इस राज्य पर राज करोगी। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वह इस राज्य पर राज करना चाहते हैं। और अगले दिन दरबार में राजमंत्री अपनी चाल चलता है। वह महाराज के पास जाता है। कहो राज्य मंत्री, क्या कहना चाहते हो? क्या कोई विशेष कार्य है? महाराज, मुझे क्षमा करें, मगर मैं आपसे जानने की गुस्तखी कर रहा हूँ कि आपके विवाह को इतना समय हो चुका है, तो आपकी अभी तक कोई भी संतान नहीं है। राज्य में लोग अब विभिन्न प्रकार की बातें बना रहे हैं। राज्य मंत्री, आपको इस विषय में जानने का अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन अब यह आपके राज्य की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि आपकी संतान न होने के कारण पड़ोसी राज्य के महाराज आपके राज्य आक्रमण करने की योजनाएं बना रहे हैं। और राज दरबार में भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि महाराज को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, ताकि इस राज्य को संतान मिल सके और सभी का मुंह बंद हो जाए। हाँ, लेकिन महाराज के योग्य कन्या कहाँ से मिलेगी? महाराज अब राज्य की चिंता समझते हैं और वह अब कुछ नहीं कह पाते हैं। हाँ है, वह मेरी छोटी बहन चंद्रिका है। वह महाराज की दूसरी रानी बनने योग्य है और वह कभी भी महारानी की जगह नहीं लेगी और राज्य को एक संतान देगी। चंद्रिका भी महाराज से विवाह करने के लिए तैयार है। अब राज दरबार में बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं। महारानी, लगता है कि मुझे अब हाँ कहनी पड़ेगी, वरना इस राज्य के लोगों का भरोसा खो दूंगा। महाराज अब मेरी बात को नहीं टाल पाएंगे। आपको अब मेरी बहन से विवाह करना होगा। महाराज अब हाँ कहने वाले होते हैं, तभी राज्य दरबार में महर्षि आ जाते हैं। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया तो मैं ईश्वर का भक्त आपके पास आ गया हूँ। कहिए, आपको मुझे क्या कार्य है? महर्षि, आप आ गए। आपका स्वागत है। मेरे बुलावे पर आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। यह कौन है जो बीच में आ गया? मेरी योजना बस पूरी होने वाली थी। महाराज तो बस हाँ कहने वाले होते हैं। महाराज, मैंने सब सुन लिया। आप चिंता मत करें, महारानी जरूर माँ बन पाएंगी। महर्षि, आप सत्य कह रहे हैं ना? ऐसा हो गया, आप जो कहेंगे मैं आपको वही दे दूंगा। बस आप हमारी इस इच्छा को पूरा कर दें। मगर महाराज, अभी हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, न तो आप पहले इसे पूरा कर दें। क्या तुम पागल हो? मैं अभी उसी पर बात कर रहा हूँ। तुम जाओ, अपने स्थान पर जाकर बैठो। महर्षि, आप कहें। जी हाँ महाराज, यह संभव है। बस आप पहले महारानी को बुला लें। महारानी अब राज्य दरबार में आती हैं। महारानी, यह लीजिए, यह एक चमत्कारी फल है। इसे खाने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर एक चेतावनी है, जिसका आपको ख्याल रखना है। कैसी चेतावनी महर्षि? आप हमें बताइए। ठीक है महारानी, आपको जो भी संतान होगी, क्योंकि उस पर तब तक मौत का साया रहेगा जब तक वह 21 वर्ष की न हो जाए। उसका आपको उसके विवाह तक अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उस संतान को कुछ हुआ तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा।
महारानी अब फल को खा लेती है और महर्षि वहाँ से चला जाता है। महाराज और महारानी अब उम्मीद की किरण पाकर बहुत खुश होते हैं। यह क्या हो गया? उस महर्षि ने राज दरबार में आकर पूरा मेरा षड्यंत्र एक पल में नष्ट कर दिया। महाराज ने बस हाँ कह दी थी। बड़े भाई, आप कुछ नहीं कर पाए। वह रानी फिर जीत गई। मुझे जी चाहता है कि उस महारानी को अभी रास्ते से हटा दो। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। नहीं मेरी प्यारी बहना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं कुछ और सोचता हूँ, तुम शांत हो जाओ। चाहे कितना भी समय लगे, हम इस राज्य पर राज जरूर करेंगे। कुछ समय बाद वही महारानी गर्भवती हो जाती है। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल होता है। महर्षि के आशीर्वाद से आज आप गर्भवती हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन हमें महर्षि की चेतावनी का भी ध्यान रखना होगा। आपने सही कहा। तो अब आप क्या करने वाले हैं? आपको हमारी होने वाली संतान को हर हाल में सुरक्षित रखना है। आपको वादा करना होगा। महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी संतान को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आप चिंता न करें। महाराज अब महल में सैनिकों को आदेश देता है कि महल से सारी खतरनाक चीजों को हटा दिया जाए ताकि होने वाली संतान को कोई हानि न हो। वही कुछ समय बाद महारानी के सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। यह तो एकदम परी लग रही है। मैं उसका नाम चंद्रमुखी रखता हूँ। महारानी यह सुनकर बहुत खुश होती है। वही कुछ सालों बाद चंद्रमुखी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है। वह स्वभाव से चंचल और काफी होशियार होती है। पिताजी, आप मुझे महल से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? मैं भी बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती हूँ और अपने राज्य को भी। बेटी, तुम चिंता मत करो। एक समय आएगा जब तुम भी महल के बाहर जा पाओगी और मेरी तरह इस राज्य का ख्याल रखोगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करवा रहा हूँ ताकि तुम महल से ही सभी चीजों का ज्ञान ले सको। वही राज्य मंत्री हार नहीं मानते हैं। वह राजकुमारी को रास्ते से हटाने के तरीके खोज रहे होते हैं। इस राजकुमारी को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और यह बचपन में इतनी कुशल है, बड़ी होकर तो मेरे लिए खतरा साबित होगी। लग रहा है भूतनाथ बाबा से फिर से मिलना होगा, वही कोई उपाय देंगे। अब राज्य मंत्री छिपते छिपाते आधी रात को घने जंगल में जाता है। बाबा भूतनाथ को कितनी बार कहा है कि कोई अच्छी सी कुटिया में रहने लगें, लेकिन बाबा को बस वही भूतिया गुफा में रहना पसंद है। न जाने वहां पर क्या सुकून मिलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाबा की गुफा में पहुंच जाता है। राज्य मंत्री अब गुफा में जाता है। कहो मेरे प्रिय भक्त राज्य मंत्री, यहाँ आ कैसे हुआ? क्या मेरी दी हुई औषधि काम की और अब महारानी को संतान नहीं हुई होगी और तुम्हारी बहन चंद्रिका महारानी होगी? बाबा भूतनाथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सारा चाल नष्ट हो चुका है। जब मेरा काम पूरे होने वाले था, तभी वहाँ कहीं से एक महर्षि आ गए। उनके दिए हुए फल से महारानी के सभी दोष ठीक हो गए और अब उन्होंने एक सक्षम और चतुर राजकुमारी को जन्म दिया है। वह निश्चित ही आगे जाकर इस राज्य पर राज करेगी। फिर मेरा क्या होगा? तो ऐसी बात है, वह महर्षि निश्चित ही बहुत ज्ञानी होंगे, वरना मेरी बनाई औषधि का कोई कत नहीं खोज पाता। तो कहो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मगर महर्षि ने भविष्यवाणी की है कि उनको राजकुमारी की 21 वर्ष की आयु तक बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि उन पर मौत का साया रहेगा। इस वजह से महल में राजकुमारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बाबा एक ऐसा उपाय बताएं जिससे सांप भी मर जाए और लकड़ी भी न टूटे। तो ऐसी बात है, मेरे पास इसके उपाय हैं, लेकिन पकड़ लिए गए तो तुम्हें पता है ना, सीधे फांसी होगी। हाँ मैं जानता हूँ, आप बस रास्ता बताइए। भूतनाथ बाबा उसे एक पुष्प के बीज देते हैं। बाबा ये क्या है? क्या ये किसी फूल का बीज है? मैं भला इनका क्या करूँगा? अरे मूर्ख, यह कोई साधारण पुष्प के बीज नहीं है, बल्कि यह एक खास प्रजाति के पुष्प के बीज हैं, जिसका पुष्प बहुत ही सुंदर होता है और इस पुष्प की सिर्फ एक बार खुशबू लेने पर लोगों की मौत हो जाती है और पौधा तुरंत ही नष्ट हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। भूतनाथ बाबा, आप तो सच में महान हैं। भूतनाथ बाबा की जय हो। ऐसे तो कोई मुझ पर शक भी नहीं कर पाएगा। वाकई में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो बाबा भूतनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। काम हो जाने के बाद मैं आपको राज्य का मुख्य बाबा बना दूंगा। अरे मूर्ख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चल निकल जा, मेरी तपस्या का समय हो चुका है। अब मुझे किसी भी तरह से राजकुमारी के बगीचे में यह बीज बो देना है, ताकि पौधे बड़े होते ही पुष्प आने पर मेरा काम हो जाएगा। राज्य मंत्री राजकुमारी के बगीचे में बीज बो देते हैं और हफ्ते भर में पौधा बड़ा हो जाता है। उन पर पुष्प आ जाते हैं। हफ्ते भर में पुष्प भी आ गए, बस राजकुमारी उनकी खुशबू ले ले। अगले दिन राजकुमारी अपने बगीचे में आती है ताकि वह मौसमी पुष्प का आनंद ले सके। तभी उनको वह पुष्प दिखाई देता है। राज्य मंत्री भी वहीं पर होता है और छिपकर सब देख रहा होता है।
यह पुष्प कितना सुंदर है। मैंने तो आज तक ऐसा पुष्प नहीं देखा। चलो इसकी खुशबू का आनंद लेते हैं। वह अब उस पौधे के पास जाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर चांद्रिका आ जाती है। वह भी उस पुष्प से मोहित हो जाती है। वह कितना सुंदर फूल है, मैं इस मूर्ख को यह नहीं लेने दूंगी। बड़ी आई राजकुमारी। चंद्रिका उस फूल की सुगंध ले लेती है और वही चंद्रिका की सांसें थम जाती हैं। राज्य मंत्री भी कुछ नहीं कर पाता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बहन, तुम देख लेना, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। राजकुमारी, ये आपके कारण हुआ है। अरे कोई यहाँ पर आओ। यह तो चंद्रिका है, राज्य मंत्री की बहन। लगता है यह पुष्प जहरीला था। सभी को पता चल जाता है। अब चंद्रिका गुजर चुकी है। सभी को लगता है कि किम ने राजकुमारी को मारने की साजिश की थी, तो महाराज चंद्रमुखी की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। वही उसके कुछ सालों बाद राजकुमारी बड़ी हो चुकी है। वह अब बस 21 वर्ष की होने वाली है। महारानी, अब हमारी बेटी काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी आयु भी 21 वर्ष होने वाली है। तो हमें उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा ताकि वह हमारी बिटिया का ख्याल रखने के साथ साथ राज्य पर राज कर सके। लेकिन महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बिटिया शादी नहीं करना चाहती है। उसे क्योंकि नहीं लगता है कि उसके योग्य कोई वर मिल पाएगा। वह चाहती है कि उसे समझने वाला अच्छा और योग्य वर चाहिए, ना कि बेल की तरह ताकतवर और उसमें बुद्धि बिल्कुल भी न हो। महाराज ये सुन अब राजकुमारी के पास जाते हैं। वह अपने पुस्तकालय में होती है। बस मेरा बनाया यह आविष्कार सफल हो जाए। मैं काफी समय से उसके पीछे हूँ, पर हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है। क्यों मेरी प्रिय बिटिया, क्या कर रही हो? तुम बस सारे दिन इस पुस्तकालय में क्या करती रहती हो? और हाँ, मैंने सुना है कि आपने शादी करने से मना कर दिया है। आपको पता है न कि आपके सर पर ही मौत का साया है। आपकी शादी के बाद ही वह दोष हट पाएगा। तो आप जिद क्यों कर रही हो? पिताजी, मैं यह अच्छे से जानती हूँ, मगर मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती हूँ। आखिर यह मेरा नहीं बल्कि हमारे राज्य का मामला भी है। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे जिस दिन कोई पसंद आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना पिताजी? ठीक है बेटा, मैं इसे अब तुम पर छोड़ रहा हूँ, मगर ध्यान देना, समय होने पर मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगले दिन राज्य मंत्री को दिखाया जाता है। वह फिर से एक बार अपनी चाल चलता है। महाराज, आपका क्या विचार है कि राजकुमारी का विवाह कब होना चाहिए? क्योंकि समय हो चुका है। कुछ ही समय में वह 21 वर्ष की हो जाएगी और हमें उनका विवाह भविष्यवाणी के अनुसार कर देना चाहिए ताकि उन पर कोई संकट न आए। तुम सही कह रहे हो राज्य मंत्री, मगर राजकुमारी के लायक कोई अच्छा वर भी तो मिलना चाहिए जो राजकुमारी को भी पसंद आ सके और इस राज्य को भी संभाल सके। महाराज, आप कहें तो एक राज्य में एक महाराज को जानता हूँ। मैं उनसे युद्ध के दौरान मिला था, तब उनका एक बेटा भी था। वह आज राजकुमारी की आयु का ही होगा। उनका साम्राज्य काफी अच्छा और विशाल है। मुझे लगता है कि उनका बेटा भी वैसा ही होगा। आप कहें तो मैं संदेश भेज दूं ताकि राजकुमार से आप मिल सकें। यह तो अच्छी बात है, तुम संदेश भेज दो, लेकिन आखिरी फैसला राजकुमारी का ही होगा। वही राजकुमारी रोज की तरह अपने अधूरे प्रयोग में लगी रहती है। लगता है अब सब सही है। मेरा यह प्रयोग सही होगा और मैं इससे कुछ अच्छा कर पाऊंगी। लेकिन अचानक धुआं सा छा जाता है और उस धुआं से एक नौजवान व्यक्ति निकलता है। यह क्या? तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? सैनिकों, जल्दी आओ और इस घुसपैठी को पकड़ लो। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है? सैनिक उसे पकड़कर महल के कारागार में डाल देते हैं। वह कौन था और उसके वेशभूषा यहाँ की तो नहीं लग रही थी। कहीं वह मेरे प्रयोग से तो नहीं आया है। मुझे जाकर उससे बात करनी होगी, तभी सब पता चलेगा। राजकुमारी अब रात के अंधेरे में कारागार में जाती है ताकि उसे कोई देख न ले। आप कौन हैं? मैं कहाँ पर हूँ? और आपने मुझे इस जेल में क्यों बंद किया? तुमने पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहने हैं? तुम भला कैसी बात कर रहे हो? यह तो लक्ष्मणपुर राज्य है और मैं यहाँ की राजकुमारी चंद्रमुखी हूँ और तुम मेरे कारागार में बंद हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर यह तो पुराने जमाने की बात है। मैंने तो तुम्हारे बारे में हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा है। यह सच नहीं हो सकता है। लगता है कि यह मेरे प्रयोग से यहाँ पर आ गया है। अच्छा, तुम भविष्य से हो तो कोई इस बात का क्या सबूत है? मुझे प्रमाण देना होगा, वरना तुमको कल फांसी दे दी जाएगी। अरे अरे, तुम हर बात पर फांसी की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? तो यह देखो, तुम्हें पता है कि यह क्या है? यह एक पेन है। इससे हम किसी भी चीज पर आसानी से लिख सकते हैं। ऐसी और भी चीजें मेरे बैग में हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं भविष्य से हूँ। इससे तो हम काफी अच्छे से लिख सकते हैं। मैं मान गई तुम भविष्य से हो। क्या तुम्हें कुछ और याद है कि तुम कैसे यहाँ पर आए? हाँ, और मैं रास्ते पर चल रहा था,
तभी मैं सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गया। मुझे लगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं तो यहाँ पर आ गया। वह दोनों अब पूरी रात बातें करते रहते हैं। अगले दिन राजकुमारी उसे कारागार से निकाल लेती है और अपने साथ रख लेती है ताकि उसके ज्ञान का फायदा उठाकर हम और विकास कर सकें। कहाँ, मैं भविष्य में कुछ नहीं कर पाया, मगर यहाँ राजकुमारी के साथ मिलकर अपने ज्ञान से जो मदद कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और शायद मुझे अब राजकुमारी पसंद भी है, पर क्या मैं उनको पसंद हूँ? इतना समय हो गया, क्या मुझे रवि अच्छा लगने लगा है? मगर क्या वह मुझे पसंद करता है? कहीं वह मुझे अपना दोस्त तो नहीं मानता है? वहीं दूर राज्य मंत्री खड़े होकर दोनों को देख रहे हैं। ये क्या, ये दोनों तो लगा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ऐसा हुआ तो मेरे प्लान का क्या होगा? मैं कल ही अपने बहुरूपीय राजकुमार को बुला लेता हूँ। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना आखिरी प्लान पूरा करूंगा। और अब अगले दिन राज दरबार में अरे वाह राज्य मंत्री, यह राजकुमार तो काफी सुंदर है, मुझे यह पसंद आया। इनका नाम क्या है? इनका नाम प्रताप सिंह है। ये बहुत दूर के राज्य भीष्मपुर से आए हैं, तो आप कहें तो मैं राजकुमारी के विवाह का काम शुरू करूं। रुको रुको राज्य मंत्री, पहले मुझे अपनी बेटी से पूछने दो। राजकुमारी वहाँ पर रवि के साथ आती है। मैं सच कह सकती हूँ, मुझे रवि से प्रेम है और मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मैं प्रताप सिंह का प्रस्ताव मना करती हूँ, वह भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे रवि से प्रेम है। लेकिन राजकुमारी केवल उस राजकुमार से शादी कर सकती है। हमें तो इस रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप यह क्या कह रहे हैं? राज्य मंत्री में जिसे चाहती हो उससे ही विवाह कर सकती हो। वैसे भी रवि जब से यहाँ पर है, हमारे राज्य का भला ही हुआ। उसने हमें सही से खेती करना आदि काम सिखाए हैं। क्या राज्य दरबार में कोई इस फैसले से असहमत है? कोई भी राज दरबारी इस पर आपत्ति नहीं करता है। चलो, राज्य मंत्री का फैसला हो गया। राजमंत्री अब अपना आपा खो देता है और वही बहुरूपिया राजकुमार राजकुमारी चंद्रमुखी को पकड़ लेता है। मैं अब सह नहीं सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहन चंद्रिका मर गई और अब इतना इंतजार करने के बाद मैं फिर नहीं हार सकता हूँ। राज्य मंत्री, तुम पागल हो गए हो? तो क्या तुमने ही मेरी बेटी को हर बार मारने की कोशिश की थी? हाँ, हर बार मैं ही था और अब मैं इस राजकुमारी को मार दूंगा। अगर तुमने मुझे यह राज्य नहीं सौंपा तो राज्य चाहिए या अपनी बेटी? जल्दी फैसला करो। नहीं, ऐसे तो यह राजकुमारी को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। नहीं मंत्री, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। वैसे भी अगर तुम महाराज की जगह ले भी लो तब भी कोई तुम्हें महाराज नहीं मानेगा। तो ऐसा करते कि मेरे और तुम्हारे बीच एक तलवारबाजी का मुकाबला हो जाए। जो जीतेगा राज्य उसका होगा। क्या कहते हो? कहीं तुम हारने से डर तो नहीं रहे हो? क्या यह कल का लड़का मुझे हरा पाएगा? हाँ, ठीक हो जाए। क्यों, क्या हुआ? तुम हार मानते हो? मंत्री हार जाता है और उसे अब राज्य के तहखाने में डाल दिया जाता है। राजकुमारी, क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ, मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसा अच्छा वर चाहती थी और तुमने मेरी सिखाई हुई तलवारबाजी से उस लालची राजमंत्री को हरा दिया। अगर आपको यह कार्टून स्टोरी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।